नाम के एक गांव में हेमराज नाम का एक लड़का रहता था। जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो माँ देविका मिट्टी के मटके बनाने से मिले पैसों से अपने जीवन का गुजारा करने लगी। हेमराज कुछ काम नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते। एक दिन देविका अपने बेटे से कहती है, बेटा हेमराज, जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है तब से मैं अकेले ही मेहनत करके तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको तो अच्छा होगा बेटा। देविका के ऐसा कहने पर, माँ, मैं तुम्हारी तरह ये मटकियाँ नहीं बना सकता। मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर तुम्हें ये काम नहीं पसंद है तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास 2 एकड़ की खेती वाली जमीन है। बेटा वो जमीन सालों से ऐसी ही पड़ी हुई है, अगर तुम उसमें खेती करो तो कुछ उग सकता है। माँ के ऐसा कहने पर मन ना होते हुए भी वो खेत की तरफ चला गया। खेत में जाकर हल जोतते समय उसे ऐसा लगा कि हल से कुछ टकराया। वो क्या है, ये सोचकर हेमराज ने वहां जाकर देखा तो वहां एक पुराना बक्सा रखा था। हेमराज तुरंत उस बक्से को बाहर निकालकर देखता है तो उसमें ताला लगा हुआ था। हेमराज उस बक्से को लेकर वहां से घर चला जाता है। उस बक्से को अपनी माँ देविका को बिना दिखाए छुपा देता है। हेमराज को रात भर नींद नहीं आती है। उस बक्से में क्या है कि देखने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। अगले दिन जब देविका घर पर नहीं होती है तो उस बक्से को खोलता है। उसमें एक पगड़ी चमकती हुई नजर आती है और उसके बगल में एक कागज रखा होता है। उस कागज को निकालकर हेमराज पढ़ने लगता है। जो भी इस बक्से के अंदर की पगड़ी पहनेगा अदृश्य हो जाएगा। जब तक वो पगड़ी पहन के रखेगा उसे कोई नहीं देख सकेगा। इस मायावी पगड़ी की वजह से कई अनर्थ हुए हैं, इसीलिए इसे इस बक्से में छिपा दिया गया ताकि कोई भी इसे ढूंढ ना सके। और अगर किसी को भी ये मिल जाता है तो वो उसी हालत में उसे वहीं पर छिपा कर रख दे। वो पढ़ना समाप्त करता है। उसके बाद हेमराज को ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि वो इस पगड़ी से कुछ भी कर सकता है। पगड़ी को परखने के लिए वो अपने सिर पर रखता है और ऐसा करने से वो अदृश्य हो जाता है। रात में अंधेरा होते ही हेमराज पगड़ी पहनकर गांव में चला जाता है। वो उस गांव में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। उधर से 2-4 चोर आपस में बात करते हुए आते हैं। सुना है कि आज मुनब जी के घर में कोई भी नहीं है, सब शादी में गए हैं। मैंने किसी से सुना था, आज तो हमारी मौज लग गई। ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। किसी भी तरह आज मुनब जी के घर पर डाका डालना ही होगा। ऐसा बात करने लगे। ये सब बगल में अदृश्य रूप में मौजूद हेमराज सुन रहा था। वो चोरों का पीछा करते हुए मुनब जी के घर पहुंचता है। वे मुनब जी के घर में घुस गए और जितना हो सके उतना सामान लूटकर बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हेमराज चोरों के साथ जा रहा था। वो जंगल में बहुत दूर चले गए और कहा, कल हम इस लूटे हुए धन को आपस में बांट लेंगे। और लूटे हुए धन को एक पेड़ के तने में रखकर वहां से चले गए। ये सब कुछ अदृश्य होकर हेमराज देख रहा था। वो उस धन को लेकर चुपके से घर चला जाता है। इस तरह हेमराज को पैसे से जलसा करने की आदत लग जाती है और उसने काम करना भी बंद कर दिया था। अब वो पगड़ी पहनकर गांव भर में चोरी करने लगा। इस तरह गांव में बढ़ती हुई चोरियों से गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरवाजे जैसे ही बंद होते चोर वैसे ही आ जाता और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन हेमराज मन में ऐसा सोचने लगा, ऐसी छोटी छोटी चोरियां कब तक करूंगा मैं? अगर एक बार बड़ी रकम लूट लेता हूं तो जीवन भर बैठकर खा सकता हूं। ऐसा मन में विचार किया। एक दिन पड़ोसी गांव के एक बड़े जमींदार कृष्ण जी के घर से बहुत सारा धन लूटने की योजना बनाई और तैयारी में लग गया। उस दिन अंधेरा होने के बाद वो पगड़ी पहनकर जमींदार के घर चोरी करने चला गया। हेमराज जमींदार के घर पहुंचता है और देखता है कि जमींदार ने उनके सभी कीमती सामान
अपने घर में एक गुप्त कमरे में छिपा कर रखा है। धीरे से वो उस कमरे में जाकर उस धन और गहने को लेकर चला आता है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। वो फिर से जमींदार के घर चोरी करने जाता है। इस बार भी बहुत सारा धन और गहने चुरा कर लाता है। घर से कीमती चीजें गायब होते देखकर जमींदार को संदेह हो जाता है। एक दिन जमींदार अपने परम मित्र बद्रीनाथ के पास जाकर ऐसा कहते हैं। हमारे घर से कीमती गहने और धन गायब हो रहे हैं। दरवाजों के बंद रहने के बावजूद भी ये धन गायब कैसे हो रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी बातों को सुनकर बद्रीनाथ कहता है, ऐसी चोरियां सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, मैंने सुना है कि पूरे गांव में हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि कोई तो अदृश्य होकर ये सब काम कर रहा है। अरे, और इसे हल कैसे करें? कैसे पता करें कि ये सब कौन कर रहा है? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करना है। मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है उसे तुम एक कमरे में रख दो और उसके बाद उस कमरे के दरवाजे को बंद मत करना। उसके कमरे में जाते ही दरवाजा बंद होने का हम इंतजाम करेंगे कुछ। और ऐसा कहते ही मेरे दोस्त, ऐसा करने से इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं? ऐसा कहने पर बद्रीनाथ कहता है, मुझे शक है कि हो ना हो ये किसी इंसान का ही काम है। तुम ही देखो, चोरी हमें दिखे बिना ही हो जाती है। इससे बेहतर तरीका मुझे और कोई नहीं सूझ रहा। बद्रीनाथ के ऐसा कहने पर जमींदार उसकी बात मान लेता है। उसके बाद अगले दिन ही हेमराज जमींदार के घर से कीमती गहने और हीरे चुरा कर ले जाने लगता है। फिर से चोरी होने के आभास से जमींदार अपने मित्र के साथ मिलकर उस कमरे में जाते समय दरवाजा बंद होने का इंतजार करते हैं और इस तरह कुछ समय बीत जाता है। हेमराज चुराए हुए धन से जलसा करते हुए समय बिता रहा था। उसके बाद वो फिर से चोरी करने जमींदार के घर जाता है। हमेशा की ही तरह उस कमरे में जाता है जहां गहने रखे हुए थे। कमरे में घुसते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है जमींदार को संदेह हो गया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो दिखाई नहीं देता हूँ ना। मुझे क्या डर? जब वो दरवाजा खोलेंगे तो बिना आवाज के निकल जाऊंगा मैं। ऐसा मन में सोचा। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही उनकी योजना काम कर गई। ये सोचकर जमींदार ने अपने मित्र को बुलाया। मेरे दोस्त, तुम्हारी योजना काम कर गई है। चोरी करने आया इंसान उस कमरे में बंद हो गया। चलो जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। उसके ऐसा कहने पर बद्रीनाथ कहता है, दोस्त, ये हमारी योजना है। अब तक उस चोर को समझ आ गया होगा। हम जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो वो अदृश्य होकर फिर से भाग जाएगा। बद्रीनाथ की बातें सुनकर जमींदार कहता है, सही कहा दोस्त, मुझे तो ये सोचा ही नहीं था। अभी हम क्या करेंगे? दोस्त, उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ दिन के लिए उस कमरे के दरवाजे नहीं खोलने होंगे। जब वो कमरे में रह रह के कमजोर पड़ जाएगा तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। ऐसा कहने पर जमींदार मान लेता है। ऐसे कुछ समय कमरे के दरवाजे नहीं खुले। कमरे में हेमराज दरवाजा खुलने का इंतजार करते करते थक गया और वहीं बैठ जाता है। उस कमरे का दरवाजा ना खोलने पर हेमराज मन में सोचने लगता है, अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर वो पगड़ी उतार कर बगल में रख देता है और चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो दरवाजा खोलिए! अरे कोई तो दरवाजा खोलिए! वो बहुत ही धीमे आवाज में चिल्ला रहा था। कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनकर जमींदार कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए हेमराज मिलता है। जमींदार हेमराज को देखकर उस पर दया करके पानी देता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो जमींदार से ऐसा कहता है, जमींदार जी, आपके घर पर चोरी करने के बाद भी आपने मुझे बचाया है। मेरा नाम हेमराज है। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ और मैंने बहुत चोरियां की है। उसके बाद वो फिर कहता है, और ये सब इस पगड़ी की वजह से हुआ है। इसका मैंने गलत इस्तेमाल करके बहुत सारी चोरियां की हैं। जब मेरी जान पे आई तो समझ आया कि धन जीवन से बड़ा नहीं है। मेरी आंखें खुल गई और अब मैं आपका धन एक एक करके चुका दूंगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
अब से मैं गलत काम कभी भी नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर जमींदार उसे जवाब देता है। तुमने गलती करके भी अभी तुमने अपनी गलती मान ली है। जाओ, अब से मेहनत करके जीना और अपनी माँ की मदद करना। ऐसा कहने पर हेमराज जमींदार को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। उस जादुई पगड़ी को बक्से में रखकर नदी में फेंक देता है। फिर उस दिन से हेमराज मेहनत से अपने खेत में काम करते हुए ईमानदारी से जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, लालच हमेशा ही इंसान को दुख की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के पास ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हमें आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर ही बताएं। धन्यवाद।